हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोग्राफी गुरु चैनल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टुडे वी आर हेयर विद द फिफ्थ एपिसोड ऑफ चैप्टर थर्ड ऑफ हिस्ट्री क्लास 10th, दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। उस चैप्टर का हम फिफ्थ एपिसोड लेकर के आए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पूरा वीडियो था असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन देश का पहला देशव्यापी आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण उस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। कब? 1922 में। हमारी जो इस चैप्टर की कहानी शुरू हुई थी 1915 से, 1915 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद की कहानी क्या रहती है? 1923 टू 1929 तक हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला जो आज का टॉपिक रहेगा वो है स्वराज पार्टी गठन। स्वराज पार्टी क्या थी, इसका गठन कब हुआ, किसने किया, क्यों किया, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्वराज पार्टी है, उसका गठन 1923 में होता है। जनवरी 1923 में इसका गठन किया जाता है स्वराज पार्टी का। इसका गठन करते हैं, उनमें मुख्य जो नेता होते हैं वो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू होते हैं। इसके गठन जो किया जाता है वो गठन कुछ अलग सा होता है। अलग सा इसलिए होता है कि ये कांग्रेस पार्टी के भीतर की ही पार्टी थी, यानी कि ये नेता कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं होते, बल्कि ये कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन उसके अंदर ही वो एक अन्य पार्टी का गठन करते हैं, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी, उसका गठन जो किया जाता है वो 1923 में होता है और इसका गठन करते हैं CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक होते हैं। इसके गठन करने के दो कारण थे, यानी कि दो उद्देश्य थे इसका गठन क्यों किया जाता है। पहला तो ये था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे वो गांधी जी से नाराज़ थे। काफ़ी सारे कांग्रेसी नेता जो थे वो नाराज़ थे। कांग्रेसी नेताओं को ये लग रहा था कि अच्छा भला आंदोलन चल रहा था, हो सकता हमारी कुछ मांगे मान ली जाती, लेकिन वैसे ही वापस ले लिया। तो पहली जो कारण वो था कि कुछ नेता थे वो गांधी जी से नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। दूसरा जो इसका कारण था वो ये था कि कांग्रेस पार्टी ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया था। उन्होंने फैसला लिया था कि हम परिषद चुनाव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत परिषद चुनाव होने वाले थे। हालांकि वो दिखावे के लिए थे, लेकिन चुनाव होने वाले थे कि परिषद चुनाव होंगे, वहाँ से जो चुने जाएंगे तो वो विधान परिषद हर राज्य की होगी, वहाँ पर अपनी बात रख पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि एक दिखावा भर था, कोई शक्तियाँ उनको नहीं दी गई थी, इसलिए उन्होंने बहिष्कार करने का फैसला लिया। लेकिन कुछ कांग्रेस नेता चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें। उनका मानना था कि हम वहाँ जाकर के अपनी मांग उठाएं, अपने मुद्दे उठाएं, अपनी आवाज़ उठाएं। इसलिए भी उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन करने का निर्णय लिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी और वो चुनाव लड़ना चाहते थे। तो दो कारण थे। पहला, कुछ कांग्रेस नेता थे वो गांधी जी से नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। दूसरा, कुछ नेता इसलिए भी नई पार्टी का गठन करना चाहते थे क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहते थे और कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने उन चुनावों का बहिष्कार बॉयकॉट किया था। तो ये कारण थे स्वराज पार्टी के गठन। तो ये थी स्वराज पार्टी। गठन कब हुआ, किसने किया और क्यों हुआ। अब हम बात करते हैं कि 1920 के दशक में हमारे देश की राजनीति को आकार देने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो 1920 के दशक में हमारे देश की राजनीति को जो सर्वाधिक प्रभावित किया, उनमें से दो घटनाएं घटित हुई। उन दो घटनाओं में पहले थी आर्थिक महामंदी, भारत की क्यों, पूरे विश्व की राजनीति को इसने प्रभावित किया था। और दूसरा था वो था साइमन कमीशन। दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उससे पहले ये मैं बता दूं कि 1922 से लेकर के 1929 तक गांधी जी किसी भी फ्रेम में नहीं आते हैं, किसी भी फोटो में आपको नहीं दिखाई देंगे। यानी इस चैप्टर में गांधी जी कहाँ थे?
1922 में जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि भारतीय लोगों को अभी और ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो इसलिए वो 1922 से लेकर के 1929 तक देश के हर कोने में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनको तैयार करते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उनका उत्साह बढ़ाते हैं और उनको ये बताते हैं कि हम तब तक नहीं जीत सकते जब तक हम मन से निडर ना हो जाएं, जब तक हम मन से डर ना निकाल दें। तो गांधी जी हैं वो देश के अलग अलग भागों में जा रहे थे। तो हम वापस अपने एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो उसके बाद दो घटनाएं घटित हुई थी। आर्थिक महामंदी जो 1929 से लेकर के 1933 तक चलती है, उसके क्या क्या प्रभाव पड़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आगे करने वाले हैं। 1926 से इसके प्रभाव दिखने शुरू हो गए थे, लेकिन 1930 के बाद पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है वो धड़ाम से गिर जाती है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। साइमन कमीशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन है, इसकी नियुक्ति कब हुई? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है हमारा 1 मार्क्स के लिए। साइमन कमीशन है, इसको 1927 में 1927 में अपॉइंट किया जाता है। इसको साइमन कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। अब कमीशन क्या बला है, तो ये मैं बता दूं कि कमीशन कुछ व्यक्तियों का एक समूह होता है। जब किसी घटना की जांच करनी हो या कोई सुझाव देने हो या मैनेज करना हो, तो उसके लिए एक कमेटी गठित की जाती है जिसको आमतौर पे हम कमीशन बोलते हैं। ओके, तो 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया जाता है जिसे हम आमतौर पे साइमन कमीशन बोलते हैं। अब इसकी नियुक्ति क्यों हुई थी? Why the Simon Commission was appointed? It was appointed to give some suggestion about the Indian political system or the Indian government. इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, इसकी नियुक्ति हुई थी कि भारतीय शासन के बारे में कुछ सुझाव दें कि क्या और सुधारों की गुंजाइश है, यहाँ पर शासन कैसे चल रहा है ये बताना था, रिपोर्ट फीडबैक भी देना था और सुझाव भी देना था। इसके लिए नियुक्ति की गई थी 1927 में। और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, यानी कि 27 में अपॉइंटमेंट हुई और 1928 में भारत आता है। भारत आया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि साइमन कमीशन की नियुक्ति थी वो थी सरकार के कामकाज के बारे में सुझाव देने की, क्या क्या सुझाव दिया जाए। लेकिन इस कमीशन का विरोध किया जाता है पूरे देश में। क्यों विरोध किया जाता है? इसका कारण ये था कि इस आयोग में, इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। अब विरोध तो होना ही था क्योंकि भारतीयों को ये लग रहा था कि अगर अंग्रेज ही इसमें शामिल हैं तो ये कुछ पॉजिटिव सजेस्ट तो कर ही नहीं पाएंगे, कुछ सकारात्मक सुझाव देंगे ही नहीं, सकारात्मक परिवर्तन ये बताएंगे ही नहीं, सुझाएंगे ही नहीं। उन्हें ये लगता था कि इन्हें कैसे पता हमारी समस्याएं क्या है। इसलिए भारतीय चाहते थे कम से कम एक तो भारतीय इस कमीशन में होना चाहिए था। उन्हें लगा ये सब दिखावा भर है, ये जस्ट लाइक दैट ऑफ ए लॉलीपॉप की तरह है। जैसे बच्चा रो रहा होता तो उसे एक टॉफ़ी दे दी जाती है कि बस चुप हो जाए, और बच्चा चुप हो जाता है। उन्हें लग रहा था कि भारतीय जो आंदोलन चल रहे हैं, भारतीय लोग जो विरोध कर रहे हैं, उसको शांत करने का एक तरीका ये रहेगा, तो इसलिए इसकी अपॉइंटमेंट की गई। तो ये इस आयोग का विरोध किया गया। विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन गो बैक साइमन वापस जाओ, इस प्रकार के नारे और काले झंडों के साथ उसका स्वागत किया गया। हर जगह पर उसका विरोध किया गया। इसमें सिर्फ यही नहीं कि भारतीय नेता, बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी जो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज थे, सभी वर्ग थे, सभी धर्म के लोग थे, उन सभी ने भाग लिया इस प्रकार के प्रदर्शनों में और जगह जगह पर विरोध हुआ। तो इस क्वेश्चन से साइमन कमीशन भारत कब आया, कब इसकी नियुक्ति हुई, क्यों आया और उसका विरोध क्यों हुआ या फिर उसका स्वागत कैसे हुआ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो आपके एग्जाम का पार्ट हो सकते हैं। ओके, तो ये था साइमन कमीशन। अब हम एक और टॉपिक की बात करते हैं। हालांकि ये टॉपिक हमारा 1930 से शुरू हो रहा है, लेकिन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही इससे रिलेटेड आपके हिस्से में रहते हैं।
वो है हमारा गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोल मेज, जैसा आप समझ रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो। गोल मेज का मतलब गोल मेज, यानी कि एक टेबल के चारों तरफ, राउंड टेबल के चारों तरफ बैठ करके किसी मुद्दे पे डिस्कस करना, इसलिए इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, लंदन में होती है कि तीनों के तीनों। तो ये भी इसीलिए किया गया था क्योंकि गांधी जी, कांग्रेस पार्टी एक बड़े आंदोलन की तैयारी में थे और एक देशव्यापी असहयोग आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन, उससे भी ज़्यादा प्रभावी आंदोलन वो शुरू करना चाहते थे। ये बात अंग्रेज़ों को पता थी, ये बात उस वक्त के वायसराय लॉर्ड इरविन को भी पता थी। तो उन्होंने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट, प्रभुत्व की स्थिति के आपको कुछ हद तक अधिकार दिए जाएंगे, इसका एक अस्पष्ट धुंधला सा प्रस्ताव रखा, हालांकि उसमें कुछ था नहीं। यानी ऐसा प्रस्ताव रखा कि हम आपको देंगे, यानी मेन था भारतीयों को भटकाना रास्ते से कि ये आंदोलन शुरू ना हो पाए, जो नया आंदोलन शुरू करने की सोच रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। कहाँ? लंदन में। कितने? 3 हुए, 1930, 1931 और 1932 में। तो लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसका कांग्रेस पार्टी बहिष्कार करती है। दूसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें गांधी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाते हैं। तीसरे में फिर नहीं जाते हैं, यानी कि तीसरे का बहिष्कार किया जाता है, क्योंकि वास्तव में उनका उद्देश्य था आंदोलन को रास्ते से भटकाना, कोई वास्तविक उद्देश्य उनका नहीं था। तो ये 3 आंदोलन होते हैं। भारत के केवल एक नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर थे जिन्होंने तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, तीनों में पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपके 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कब हुए थे, कौन से आंदोलन, कौन से सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। चलिए हम 1927, 28 से होते हुए 29 तक पहुंच गए। 29 में एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होता है, इवेंट होता है, हिस्टोरिकल इवेंट होता है हमारे देश के लिए, जिसका प्रभाव अभी भी है। वो था कांग्रेस का ऐतिहासिक सत्र होता है, लाहौर सत्र होता है। यानी कि उस वर्ष जो कांग्रेस का सेशन होता है वो लाहौर में होता है। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना के बाद हर वर्ष दिसंबर में कांग्रेस के वार्षिक सेशन होते रहे थे, और कभी कभी आपात स्थिति में सितंबर में भी कांग्रेस के सेशन हुए थे, जैसा हम मैप वर्क में आगे डिस्कस भी करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो सेशन हुए थे कांग्रेस पार्टी के। तो 1929 में दिसंबर में कांग्रेस का लाहौर में सेशन होता है, रावी नदी के किनारे ऐतिहासिक सेशन होता है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ऐतिहासिक रहा, क्यों रहा? तो चलिए जानते हैं कि वो ऐतिहासिक क्यों था, उसको ऐतिहासिक हिस्टोरिकल क्यों कहते हैं। 3 कारणों से ये जो सेशन था वो ऐतिहासिक था, कांग्रेस का सेशन। सबसे पहली बार एक युवा नेता, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। पहले ऐसा होता आया रहा था, या ऐसी परंपरा रही थी कांग्रेस पार्टी में कि कोई बुजुर्ग नेता ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते थे, लेकिन पहली बार एक युवा नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। 40 वर्ष उनकी आयु थी उस वक्त। उसके बाद दूसरा कारण ये था ऐतिहासिक होने का कि इस सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। पूर्ण स्वराज्य मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस। पहले हम स्वराज की मांग करते थे। स्वराज का अर्थ था कि हमें कुछ अधिकार दिए जाएं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अंग्रेज़ों के अधीन हो, लेकिन जो स्थानीय या राज्य की सरकार, उसमें कुछ अधिकार हमें दी जाएं। अब हमारी मांग थी पूर्ण स्वराज, पूरी आज़ादी से कम कुछ भी नहीं है, अंग्रेज़ों को बोरिया बिस्तर लेकर के जाना पड़ेगा, ये प्रस्ताव पारित किया गया, ये उद्देश्य अब रखा गया। तो ये महत्वपूर्ण था, एक महत्वपूर्ण पड़ाव था हमारे आंदोलन में कि कांग्रेस पार्टी ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, वो था पूर्ण स्वराज्य, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उससे कम बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए भी इसको हम ऐतिहासिक अधिवेशन कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो कारण था कि इसको ऐतिहासिक कहते हैं,
वो ये था कि एक और प्रस्ताव पारित किया गया कि 26 जनवरी 1930 से हर वर्ष हम इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे जब तक हम वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो जाते। यानी कि ये भी प्रस्ताव पारित हुआ कि जब तक हम वास्तव में स्वतंत्र आज़ाद नहीं हो जाते तब तक हम 26 जनवरी को हर वर्ष आज़ादी दिवस के रूप में मनाएंगे। ऐसा इसलिए था ताकि हम देश के युवाओं में जोश भर सकें, ताकि हमने पिछले एक वर्ष में क्या किया गया उसका मूल्यांकन कर सकें, ताकि संघर्ष को एक नया रूप दिया जा सके और लोगों में एकता का, राष्ट्रीय भावना का प्रसार, उत्साह वो हर वर्ष नए तरीके से भरा जा सके। इसके लिए हमने निर्णय लिया था कि हम 26 जनवरी को हर वर्ष आज़ादी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये 3 कारण थे जिसके कारण लाहौर के कांग्रेस सेशन को ऐतिहासिक कहा जाता है। तो पहली बार कोई युवा नेता है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। दूसरा, इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। तीसरा, कांग्रेस पार्टी ने ये भी प्रस्ताव पारित किया था कि 26 जनवरी 1930 से हर वर्ष 26 जनवरी को हम आज़ादी दिवस के रूप में मनाएंगे जब तक हम वास्तव में आज़ाद नहीं हो जाते। तो ये 3 कारण थे जिसके कारण हम लाहौर सेशन को हिस्टोरिकल कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 1929 टू 1933, जिसने पूरे विश्व की राजनीति को प्रभावित किया था, उसका प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ा था। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसकी शुरुआत 1929 से होती है और 1933 तक इसका प्रभाव रहता है। अमेरिका से इसकी शुरुआत होती है। अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपियन देश की बात की जाए तो वो भी इससे अछूते नहीं रहे थे। तो उस आर्थिक महामंदी, वैश्विक आर्थिक महामंदी के भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़े, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप 9th क्लास में पहले कर चुके हो और 10th क्लास में हम आगे के चैप्टर में दोबारा से भी करने वाले हैं कि इस आर्थिक महामंदी के प्रभाव क्या पड़े थे। तो इस आर्थिक महामंदी के कई नकारात्मक प्रभाव थे वो भारत के ऊपर पड़े। पहला कि 1930 से कृषि फसलों की कीमतें हैं वो गिरनी शुरू हो गई। यानी कि कृषि फसलें हैं उनकी कीमत काफ़ी कम हो जाती है और किसानों के लिए समस्याएं बढ़ जाती है। दूसरा, जो कृषि की वस्तुएं उनकी मांग में गिरावट आ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे व्यापार ठप होता है तो उनकी मांग में गिरावट आ जाती है। यानी कि किसानों के हाल और भी बेहाल। किसानों के लिए अपनी फसल बेचना या फिर लगान का भुगतान करना, रेवेन्यू का भुगतान करना भी मुश्किल हो जाता है। उनकी ज़मीनें जो जिनके पास थी, छोटे बड़े हिस्से थे, वो बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पूरे देश के लिए आर्थिक संकट था। यानी कि देश में लगान, रेवेन्यू वो कम हो जाता है। बेरोज़गारी में बढ़ोतरी होती है। काफ़ी सारे लोगों को जो रोज़गार मिला हुआ था उन्हें रोज़गार, जैसे व्यापारी थे या व्यापारी के अधीन जो कर्मचारी थे या कारखानों में काम करने वाले थे, उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। बेरोज़गारी में बढ़ोतरी होती है, गरीबी में भी बढ़ोतरी होती है। व्यापारी और व्यापार बर्बाद हो जाते हैं। कई बड़े बड़े कारखाने हैं उनको बंद करना पड़ता है क्योंकि उत्पादन तो होता है लेकिन उनकी मांग नहीं होती। तो ये सारे परिणाम थे या प्रभाव थे आर्थिक महामंदी के जो भारत के ऊपर पड़े। इसने भी भारत में जो आने वाला नया आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि लोगों में गुस्सा भरा हुआ था और उन्हें लग रहा था कि एक ही सॉल्यूशन है, अंग्रेज़ भारत छोड़ जाएं। तो आज जो हमने सेशन में डिस्कस किया कि किस तरीके से आर्थिक महामंदी ने भारत को प्रभावित किया, साइमन कमीशन, और हमने स्वराज पार्टी के बारे में डिस्कस किया। आगे के सेशन में हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो अभी पीछे रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आगे के सेशन में हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके अलावा हम अंत में पता करेंगे कि किस तरीके से किन किन कारकों ने भारत में इस आंदोलन को मजबूत किया और क्या क्या कमियां रही। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड एंजॉय योर फ्रीडम।